मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो उसमें कुछ टर्म आया था कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, होमोसाइक्लिक किसको कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे। तो ये सब के बारे में पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में देख चुके थे। एक आपका बच गया था एरोमेटिक कंपाउंड, उसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है कैसे डिसाइड करते हैं, यानी कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, इसी में फिर आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब कहलाएगा और नॉन एरोमेटिक कब कहलाएगा। यानी कि आज तीन चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे, एंटी एरोमेटिक है या नहीं है और नॉन एरोमेटिक है या नहीं है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देना है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे, तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि दोज साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्लानर conjugated and having 4n plus 2 pi electrons in conjugation are known as aromatic compound। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला देखिए, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या कह रहा है, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले आप नजर डालिए कि जिस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वह कंपाउंड साइक्लिक है या ओपन चेन है। अगर ओपन चेन है तो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। बात समझ में आया? एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। तो दैट इज कर करके यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा में क्या कह रहा है, प्लानर। प्लानर का मतलब क्या हुआ, आपको बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका प्लानर तभी होगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये भी हम आपको केमिकल बॉन्ड में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 है तो प्लानर ही होगा। क्यों? क्योंकि प्लानरिटी लॉस करता है दो तरह से, एक स्टेरिक रिपल्सन और दूसरा बताए थे ड्यू टू पाई कंस्टिट्यूशन। तो ये सब के बारे में आप डिटेल में जानते हैं, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि प्लानर का मतलब क्या हुआ, यहां पे रिंग में, यानी कि साइक्लिक अगर कोई कंपाउंड है, रिंग में अगर कोई कंपाउंड है तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, sp नहीं होगा। ठीक है, sp होने के बाद भी प्लानर होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, sp2 होगा। अब ऐसा हम बात क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि रिंग में कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप सवाल कीजिएगा कि सर क्यों नहीं पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा तो क्या बताइए बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लीनियर। तो रिंग में कभी भी 180 डिग्री पॉसिबल नहीं है, या कह सकते हैं कि रिंग में जैसे ही आपका शेप लीनियर हो जाएगा तो रिंग रहेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, वो आपका sp2 होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे क्या कह रहा है, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब क्या हुआ, कंजुगेटेड का मतलब ये हुआ कि उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, और कंजुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट। अब बोलिए कि किसका अल्टरनेट होना चाहिए, तो पाई बॉन्ड अगर कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग कंजुगेशन कहेंगे। देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कह सकते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो इसको हम लोग कंजुगेशन कहेंगे। या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये भी कंजुगेशन होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, ये भी कंजुगेशन होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी कंजुगेशन हुआ, यानी कि अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट है तो इससे क्या होगा, वहां पर रेजोनेंस होगा। तो इसी में दूसरा पॉइंट देखिए क्या हो गया,
दूसरा पॉइंट में हो गया कि डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो डी लोकलाइजेशन होगा पूरे रिंग में होना चाहिए, कंप्लीट रिंग। समझ में आ रहा बात? पूरे रिंग में होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन पूरे रिंग में होना चाहिए। फिर और आपका क्या कह रहा है, एंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन। अब देखिए यहां पर फिर क्या कह रहा है, ये चीज तो आपको डिस्कस कर दिए कि कंपाउंड है सो मस्ट बी प्लानर, तो कंपाउंड है सो आपका प्लानर भी होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन पूरे रिंग में होना चाहिए। ठीक है, और जब ये प्लानर होगा तो इसका मतलब क्या फिर बताए कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, sp नहीं होगा। रिंग में कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट में आपका हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो डी लोकलाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई ही होना चाहिए। इसी को हम लोग हकल्स रूल कहते हैं। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपको हकल्स रूल भी फॉलो करना चाहिए। तो चौथा पॉइंट में हो गया कि हकल्स रूल मस्ट बी ओबे। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फॉर 4n+2 पाई। अब देखिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग अभी समझेंगे। यहां पे फिर क्या कह रहे हैं कि वेयर n इज 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहां पे सिंपल सा बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो स्मॉलेस्ट एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन कितना होगा, तो n के जगह पे अगर हम यहां पे 0 रख दें, n के जगह पे अगर हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई। समझ में आ रही बात? यहां पे क्या हो गया, 2 पाई। अब जैसे देखिए इसको एग्जांपल से समझिएगा तो ज्यादा आसान होगा। अब ये कंपाउंड है, अब आपसे पूछ दिया कि अच्छा बताइए ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या नहीं है, तब आप कैसे डिसाइड कीजिएगा? सबसे पहला कि ये साइक्लिक है कि नहीं, तो हाँ जी साइक्लिक है। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लानर हो गया। समझ में आ रही बात? तो देखिए कंपाउंड है सो साइक्लिक भी हो गया, ठीक है, और कंपाउंड है सो प्लानर भी हो गया। अब रह गया डीलोकलाइजेशन। तो अभी आपको क्या बताए थे, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो कंजुगेशन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इधर से भी तो कंजुगेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रेजोनेंस होगा। तो जब रेजोनेंस होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होगा। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन आपको बताए हुए कि कंप्लीट रिंग में होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट रिंग में होना चाहिए। अब देखिए अगर इसका कहा जाता कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखिए, तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए, एंटी क्लॉक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो अगला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो अगला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्या हो रहा है, पूरे रिंग में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब रह गया हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n के जगह पे अगर हम 0 पुट कर दें तो 2 पाई यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन का है सो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है सो आपका एरोमेटिक है। जैसे बेंजीन देखिए, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में रहता है ना कि एरोमेटिक का मतलब बेंजीन। हाँ ठीक है, बेंजीन तो आपका एरोमेटिक होगा ही होगा,
लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अब जैसे यहां पर देखिए, अब ये बेंजीन है, आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या देखना है कि साइक्लिक, तो साइक्लिक ये है। दूसरा पॉइंट में क्या देखना है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग। तो डीलोकलाइजेशन यहां पर ये रेजोनेंस करेगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है, कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस भी करेगा, यानी कि दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा पॉइंट आपको बता चुके हैं, आपको सब लोग को पता है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद देखिए लास्ट है हकल्स रूल। अब देखिए कि हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर आप n के जगह पे 1 रखिए, तो n के जगह पे जब 1 रखेंगे तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? देखिए 2 2 4 2 6, यानी कि हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि 0 रखेंगे तो 2 पाई होगा, 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका मतलब है कि हकल्स रूल को फॉलो करना है। चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब आपसे ये पूछा गया कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो सबसे पहला काम देखिए कि ये साइक्लिक है, पहला पॉइंट को सेटिस्फाइड कर गया। उसके बाद डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग। पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर गया। तीसरा पॉइंट में देखिए कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है हर एक एटम का, ईच एटम इन द रिंग मस्ट बी sp। अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। यानी कि ये मॉलिक्यूल आपका प्लानर है, तो तीसरा पॉइंट भी है सो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब रह गया चौथा पॉइंट कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अभी देखिए अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब यहां पे बताइए n के जगह पे 0 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर पुट करेंगे तो क्या 4 पाई आएगा? नहीं आएगा। अभी आपको बताया ना कि 0 रखते हैं तो 2 पाई आता है, 1 रखते हैं तो 6 पाई आता है, 2 रखते हैं तो 10 पाई आता है। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये है सो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये तीनों पॉइंट है सो सेटिस्फाइड कर रहा है, बट हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसको देखिए, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। इसका नाम नेप्थैलीन होता है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? नेप्थैलीन। अब यहां पे देखिए सबसे पहला काम कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, तो ये कंपाउंड है सो साइक्लिक है। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हकल्स रूल जो है वैलिड ओनली फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। हकल्स रूल वैलिड ओनली फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये मोनोसाइक्लिक क्या है? देखिए यहां पर ये 2 रिंग हो गया। अगर कंजुगेशन आप देखें तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि कोई भी कंपाउंड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर समझते हैं ना, किसी भी कंपाउंड का अगर रेजोनेंस होता है तो एक से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप लिखते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। केमिकल बॉन्ड में आपको बता चुके हैं। तो कह क्या रहा है कि किसी भी कंपाउंड का अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो वह कंपाउंड भी है सो एरोमेटिक होगा।
अब हम बात यहां पे ये कह रहे हैं कि इसको आप मोनोसाइक्लिक नहीं कर सकते। हकल्स रूल वैलिड ओनली फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। तब हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब लिखिएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप लिखे तो ऐसा हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कंपाउंड जो है आपका साइक्लिक अब हो गया। साइक्लिक कैसे, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, समझ में, ये ऐसे घूम गया। तो इसको है तो हम लोग मोनोसाइक्लिक कहेंगे, यानी कि इसमें हकल्स रूल आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब देखिए क्या हुआ, ये साइक्लिक हो गया। दूसरा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट रिंग में होगा। क्यों कंप्लीट रिंग में होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट हो गया आपका पाई बॉन्ड। तब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होगा। तीसरा पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 है, सभी लोगों को पता है, पिछले ही क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन बता चुके हैं। फिर कहता है हकल्स रूल्स मस्ट बी ओबे। अब हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो n के जगह पे अगर आप 2 रखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसी का ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो ये भी कंपाउंड है, सो आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बोलिए सब लोग को यहां तक समझ में आया, यहां तक सब लोग नोट कर लिए, यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इसका नाम जो है एंथ्रासीन, इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन। अगर 3 रिंग रहेगा तो एंथ्रासीन, 2 रिंग रहेगा तो नेप्थैलीन, और 1 रिंग रहता है तो बेंजीन। याद रखिएगा नाम। अब आपसे इसमें पूछा गया कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, और हकल्स रूल बताए थे मोनोसाइक्लिक के लिए वैलिड है। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये हम लोग क्या हुआ, ये मोनोसाइक्लिक इसको काउंट करेंगे। पेरीफेरी के लिए हमेशा ये है सो मोनोसाइक्लिक ही कहलाएगा, क्योंकि हम लोग बाहर बाहर मूव कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि हकल्स रूल जो है वो वैलिड होता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गया कि ये तो साइक्लिक हो गया, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपका sp2 है। डीलोकलाइजेशन जो है पाई इलेक्ट्रॉन का पूरे रिंग में है, यानी कि क्या लिखाए थे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग, पूरे रिंग में है। अब रह गया कि हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अब यहां पर अगर n के जगह पे 3 रख दीजिएगा तो 4 3 12 2 14 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। याद दिमाग में रखिए कि हकल्स रूल में क्या होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। समझ में आ रही बात। अब जैसे देखिए एग्जाम में ना कभी आपसे बेंजीन के बारे में नहीं पूछेगा कि अच्छा बताइए बेंजीन है सो एरोमेटिक है या नहीं है। एग्जाम में इस तरह का कंपाउंड आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए एरोमेटिक है या नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख करके देखना पड़ेगा। जब ये रेजोनेंस करेगा, ध्यान से समझिएगा, जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जब रेजोनेंस ये करेगा तो ये स्ट्रक्चर है सो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा तो अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है या नहीं है, बाहर वाला से मतलब नहीं है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बेंजीन के साथ अगर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड आप बेंजीन लिख देते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, और इसके साथ आप NH2 लगा दिए यानी कि एनिलीन,
और आपसे पूछा गया कि बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है, इसका मतलब ये जब भी आपसे बात किया जा रहा है तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका नाम है सो एनिलीन है, कॉमन सिस्टम में याद रखिएगा, ये बार बार आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि एनिलीन भी है सो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो जाए। यहाँ पे NH2 के जगह पे अगर हम मिथाइल रख दें, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉल्विन। मिथाइल बेंजीन है लेकिन पॉपुलर जो नेम है वो टॉल्विन है। आपसे पूछ देगा कि टॉल्विन एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप इसको देखिए, यानी कि बेंजीन अगर है और उसके साथ अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, कोई भी कंपाउंड हो, वो ऑलवेज क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तब ये क्या हुआ, हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। हर एक एलिमेंट, हर एक कार्बन का आपका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में भी हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है सो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और जब ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तब आप क्या बताएंगे, बोलिए। यहां पर सिंपल देखिए, साइक्लिक है, सबको पता है। हाइब्रिडाइजेशन हर एक एटम का sp2 है, ये भी पता है। रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड है, यानी कि रेजोनेंस भी होगा। लेकिन कौन सा रूल वैलिड नहीं है, हकल्स रूल वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है सो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये है सो आपका एरोमेटिक नहीं है। इसको भी नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तब आप क्या देखेंगे। सबसे पहला साइक्लिक है, दूसरा हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp2 है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात कंजुगेशन, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब अल्टरनेट है। और निगेटिव चार्ज का मतलब आपको बता चुके हैं, एक लोन पेयर जब ये रेजोनेंस करेगा ना, तो ये निगेटिव चार्ज का जो लोन पेयर है उसको भी काउंट करेगा। क्यों, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, यहां पर ये जो निगेटिव चार्ज होता है ना वो डोनर के जैसा एक्ट करेगा, तो ये इसके टुवर्ड शिफ्ट होगा और ये इसके टुवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहां पर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये डोनर के जैसा एक्ट करेगा, फिर ये इसके जैसा, यहां पर आ जाएगा पाई बॉन्ड। इस तरह से इस कंपाउंड का टोटल 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। हम बताना ये चाह रहे थे कि निगेटिव चार्ज भी जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका जो लोन पेयर है वो भी काउंटिंग होगा, यानी कि हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो 2 तो ये हुआ, 2 ये हुआ और 2 ये निगेटिव चार्ज का हुआ, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है सो आपका एरोमेटिक है। कभी कभी एग्जाम में ना इस तरह से लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखिएगा तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब लिखिएगा ना, तो हर एक कार्बन पे है सो निगेटिव चार्ज आता है, तो हर एक कार्बन का जो निगेटिव चार्ज है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कंपाउंड के बारे में बताइए कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला ये साइक्लिक है, दूसरा हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कितना हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन 2 हो रहा है। तो हकल्स रूल को तो फॉलो कर ही रहा है, n के जगह पे 0 रखेंगे तो 2 पाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है सो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी एग्जाम में दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या है कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है हर एक कार्बन पे है।
ठीक है, इसके बारे में बताइए, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? तो यहां पर देखिए, फिर ये निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, यानी कि फिर कंजुगेटेड है, साइक्लिक भी है, और हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका निगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन और इसका भी निगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड है, सो आपका क्या है? एरोमेटिक है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब आप बताइए कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? जल्दी से बताइए, एरोमेटिक है या नहीं है? सबसे पहला साइक्लिक है, दूसरा कंजुगेशन है, देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस होगा और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होगा। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, यानी कि प्लानर है। अब रह गया हकल्स रूल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए कितना पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो 2 4 6। आपको क्या बताए थे कि हकल्स रूल में सबसे जो मिनिमम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, फिर या तो 6 होगा, फिर या तो 10 होगा, या तो 14 होगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है? यहां पर है सो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हम लोग देखे, ये सब क्या था? होमोसाइक्लिक कंपाउंड था, यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नहीं है, ये आप डिसाइड किए। अब कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक किसको कहते हैं? ये पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। अब यहां पर देखिए, इसका नाम भी बताए थे, क्या नाम होता है? बोलिए सब लोग। पाइरिडीन। इसको क्या बोलते हैं? पाइरिडीन। और ये भी बताए थे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर रहता है, तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लोन पेयर है ना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, इसको आगे फिर हम आपको डिटेल में रेजोनेंस बताएंगे, तो वहां पे हम डिस्कस कर देंगे। उसके पीछे बस सिंपल लॉजिक ये है ना कि अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इसके टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन ना sp हो जाता है, जो कि फिर पॉसिबल है नहीं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग अगर देखें तो यहां पर देखिए साइक्लिक कंपाउंड हो गया, दूसरा हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, तीसरा ये मोलेकुल मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होगा, और चौथा हकल्स रूल, यानी कि 2 2 4 2 6, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि पाइरिडीन भी जो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे इसका देखिए, इसका नाम क्या बताए थे? इसका नाम आपको बताए थे पाइरोल। क्या नाम बताए थे? पाइरोल। यहां पर भी क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, और ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाइरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि पाइरोल का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां पे फिर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन एटम का, तो sp2। तो जब देखिए, जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसको भी हम काउंटिंग करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो 2 2 4 2 6, यानी कि हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है। क्यों? क्योंकि हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, और डीलोकलाइजेशन है सो पूरे रिंग में हो रहा है। तो हम कहेंगे कि पाइरोल भी है सो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या बताए थे? फुरेन। इसका नाम क्या बताए थे? फुरेन। अब यहां पे आपसे फिर पूछा जाए कि अच्छा बताइए
ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फिर कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के पास ठीक है दो दो लोन पेयर है, लेकिन रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस में ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर फिर देखिए दो दो चार और दो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हर एक एटम का मतलब ऑक्सीजन का भी हम बात कर रहे हैं कि हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में हो रहा है। तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन भी है। सो आपका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या बताए थे, थायोपीन। अब यहां पर भी देखिए सल्फर के पास दो दो लोन पेयर है, बट एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक एटम का फिर हाइब्रिडाइजेशन sp2, प्लेनर, साइक्लिक, हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। दो दो चार और एक लोन पेयर 6। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आप डिसाइड कर लेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला साइक्लिक तो होना ही चाहिए, दूसरा कंजुगेशन होना चाहिए यानी कि रेजोनेंस होना चाहिए, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होना चाहिए, और हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। क्यों, जब तक प्लेनर होगा नहीं तब तक वो डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं। तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे। तो डिफिनेशन में देखिए क्या कह रहा है कि ऑल द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेप्ट हकल्स रूल आर वैलिड इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड के जितने भी कंडीशंस हैं वो सारा वैलिड करना चाहिए हकल्स रूल को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला वो प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होना चाहिए। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लीजिएगा कि इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फ्रॉम 4n पाई। यानी कि हकल्स रूल तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है वो क्या होगा, 4n पाई होगा। अब जैसे इसको एग्जांपल में देखते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा बताइए, जैसे आपको क्वेश्चन क्या रहेगा ना, बहुत सारा कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। तब आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो अब इसमें देखिए सबसे पहला साइक्लिक भी है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, यहां पर कंजुगेशन भी हो रहा है यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि रेजोनेंस भी होगा। और रेजोनेंस होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होगा। लेकिन कौन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, हकल्स रूल। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और हकल्स रूल के लिए क्या कहता है, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि तीनों रूल वैलिड हो रहा है, सिर्फ हकल्स रूल वैलिड नहीं हो रहा है। जैसे अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक का भी बात इसलिए नहीं कर रहे कि नॉन एरोमेटिक तो अभी बताए नहीं, जस्ट इसके बाद बताएंगे। तब आप क्या देखेंगे, आप क्या देख रहे हैं कि ये साइक्लिक भी है। अच्छा, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब प्लेनर भी है, ये भी सही हो गया। कंजुगेशन देखिए, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कंजुगेशन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में भी है।
बट हकल्स रूल को अगर देखें तो यहां पे अगर बात करें कि कितना इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। वो किसको फॉलो कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। कोई भी कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी है, यानी कि एरोमेटिक है, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो कैसे डिसाइड कीजिएगा? तो सबसे पहला आपका साइक्लिक है कि नहीं है, तो है साइक्लिक। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं है, तो तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो प्लानर भी हो गया। कंजुगेशन है कि नहीं, तो देखिए निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कंजुगेशन भी है। इसका मतलब रेजोनेंस भी होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो निगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करेंगे, तो यहां पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4n पाई को तो वैलिड ही कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कंपाउंड है, सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब इसके बाद आपका कौन बच गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक सबसे आसान है, सिंपल सा बात है कि देखिए कभी भी आपसे अगर पूछे ना कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक तो होना जरूरी है। बिना साइक्लिक कंपाउंड का एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो तीनों में से कोई नहीं होगा। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या कह रहे हैं कि इन साइक्लिक स्ट्रक्चर इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 1 एटम इज sp3 देन स्ट्रक्चर विल बी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए क्या कह रहे हैं कि नॉन एरोमेटिक होने के लिए, ध्यान से समझिए, नॉन एरोमेटिक होने के लिए कम से कम एक एटम का, यानी कि एक कार्बन का, एक एटम का क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि फॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्ट्रक्चर मस्ट बी नॉन प्लानर। क्यों? क्योंकि जब sp3 हो गया तो मोलिक्यूल है सो नॉन प्लानर होगा। कोई भी मोलिक्यूल अगर नॉन प्लानर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे एग्जांपल से समझते हैं। अब ये आपसे पूछा जाए कि बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे पहला काम हम क्या देखेंगे कि साइक्लिक है, अच्छी बात है। दूसरा काम क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहलाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रही बात? अब कोई पूछ देगा कि अच्छा ये बताइए कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्यों हुआ, तो आप कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक एटम जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। एटलीस्ट कहा जा रहा है, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे इसमें देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो आप ऐसे ही देख के बता दीजिए कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों भाई? तो यहां पर सर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है सो sp3 हो गया। जैसे यहां पे आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तुरंत आप देख करके बोल दीजिए कि ये नॉन एरोमेटिक है। देखिए साइक्लिक भी है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन ये दोनों का क्या हो गया? sp3। तो आप क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अब हम मान के चलते हैं, इतना डिटेल में आपको बता दिया गया कि कोई भी कंपाउंड अगर आपका दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि बताइए ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो आप डिसाइड कर लेंगे। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला क्लास से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।